पैसा आपल्याला आहे सजाओ बस गरीब मायकेचा मुशाहदा करो सजाओ बस गरीब मायकेचा मुशाहदा करो उठाओ साल तरफ एहतिमाम वादा करो उठाओ जान तरफ एहतिमाम वादा करो जलाओ चांद सितारे चिराग काफी नहीं किसे जश्न किसे रोशनी ज्यादा मतलब सर मैं इतना बता दूं कि हमने कमेटी में तय किया था कि 2 शहीद में से 1 शहीद तो हमको चाहिए क्या तो शहीद वारानी चाहिए शहीद फैजी चाहिए शहीद फैजी साहब से हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने माजरत की थी मैं उस दिन सहमत नहीं तो हमने हमारे शहीद वारानी साहब से कहा हमारी कोशिश होती है कि हमें आप सादा नासिक हो गए तो मैं शुक्रिया हमारे साथ शहीद वारानी साहब साजिद बेस्ट मेरे उनके बड़े वाले मेरे बचपन के दोस्त थे गली में ही रहते थे और मेरे दोस्त रईस साहब अशफाक अब्दुल साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर साहब और मैं नाम रमेश इमरान जमील साहब तारीफ और मसरूद वगैरह कहाँ हैं सब दोस्तों हर शख्स की जिंदगी में चंद साथ ऐसी होती है जो यादगार रहती है आज की ये साथ दिन आया और लम्हे कामयाब ऐसा ही वक्त है जिसकी याद खुशबू की तरह जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ चलती रहेगी 1984 में पहले पढ़ा था तो 1983-84 में एलिस्टर मैकनिल की किताब का मैंने तर्जुमा किया था छपने की नौबत नहीं आई लेकिन आज 40 साल के बाद मेरा ख्वाब शर्मदे ताबीर हुआ इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है मेरे सामने बैठा हुआ ये मजमा फनकारों का मजमा है कलाकारों का मजमा है अहले इल्म दानिश का मजमा है और बाज़ों का एहसास का मजमा है अहले शौक का मजमा है और इनकी मैयत के लिए इनके हुजूर के लिए उनकी हाजिरी के लिए हर एक तरसता है मेरी खुशनसीबी है कि आज आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने बैठा हुआ हर शख्स न सिर्फ अपने ज़ात में अंजुमन है बल्कि बता खुद अंजुमन साज है आप जानते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन है एलन मस्क टेस्ला और स्टारलिंक का मालिक बिजनेस टाइम्स में मतीन नसीम साहब बिजनेस टाइम्स में पिछले हफ्ते इसकी रिपोर्ट आई थी कि उसकी दौलत जो है वो $500 बिलियन से ज्यादा है $1 बिलियन 10 लाख और 1000 मिलियन का 1 बिलियन अब उसकी दौलत जो है वो 500 बिलियन हम अंदाजा नहीं लगा सकते दूसरे नंबर पर अमेज़न का बेजोस है जेफ बेजोस उसके पास $375 बिलियन है छठे सातवें नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट का क्या नाम है उसका बिल गेट्स उसके पास $175 है $175 बिलियन है हमारे अंबानी साहब $121 बिलियन है उसके पास दुनिया के ये 10 अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास तकरीबन $1800 बिलियन की दौलत है अगर हम इन सबों की मजमूई दौलत को एक
तराजू में रख दे, तराजू में पलड़े में रख दे, आपका खुलूस, आपकी हमदर्दी, आपकी नवाज़ी मुझे यकीन है अल्लाह नासे को झुकेगा, पर वो तराजू टूट जाएगा जिसको सबक किया जाएगा। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल खिले, कहीं जगह नहीं मेरे आशिया ने। सिडनी सेंटर के उर्दू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने है। हमारे फारूक साहब और दीगर कई लोगों ने पूछा था, जैसा कभी तकरीर में बताया भी है कि मैंने इसी नावल का तर्जुमा, इसी नावल के मुतहरिर के तर्जुमे के लिए, तो असल में 17 नावलों में से 2 नावल इसमें उसके ऐसे हैं जिनमें हीरो बाकायदा एक्शन करता हुआ नजर आता है। बाकी उसके 15 नावल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हीरोइन जो है हीरो है, लेकिन पूरी कहानी हीरोइन के हीरो होती है। उसमें एक तो यही है सिडनी सेंटर का सेंस ऑफ टाइम, और दूसरा है स्ट्रेंजर इन द मिरर। स्ट्रेंजर इन द मिरर की कहानी ऐसी है कि मैं अगर उसका तर्जुमा करने की हिम्मत करता तो चाहे मार ना खाता लेकिन गालियां जरूर खाता। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इस नावल ने मुझे मुतासिर किया। इसका बैकग्राउंड भी कुछ हमारे अपने हालात से मिलता जुलता है। इसमें मुझे एक तहरीक नजर आई, जद्दोजहद, अमल की, अपने आप का मुसाहिबा करने की और अपना इंतजाम करने की, तो मैंने इसे पसंद किया। और दूसरे इसमें ट्विस्ट इतने ज्यादा है, नावल में ट्विस्ट इतने ज्यादा है कि कहानी हैरान रह जाता है। और इतना जालिम मुसन्निफ है वो सिडनी सेंटर, मैं जालिम का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो हर चैप्टर का ऐसी जगह सर्व करता है कि आदमी बौखला रहता है, बेचैन रहता है कि आगे क्या है। लेकिन वो उसके बाद भी उसको चैन नहीं पड़ता। तो अगर 4 सिम्टम में कहानी चल रही है तो जहां पर पहला चैप्टर का दूसरा चैप्टर उसके बाद नहीं शुरू होगा, वो दूसरी कहानी शुरू कर देता है। इसमें भी यही हुआ है, कहानी 4 मुख्तलिफ चैप्टर से सवाल करती है और क्लाइमेक्स ऐसा सामने आता है कि आदमी को आपको नाम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसमें एक बात मैं खासतौर से अर्ज करना चाहूंगा कि असल नावल में कुल 44 चैप्टर्स हैं। जब आप नावल पढ़ेंगे, एक अध्याय पढ़ेंगे, इसके आपको 45 मिलेंगे, 45 अबवाब मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि 45वां बाब तबादला है, वो खुद मैंने लिखा है। मुझे इसलिए लिखना पड़ा कि अंग्रेजी मुसन्निफीन का ये एक जगह तरीका है कि वो क्लाइमेक्स को ज्यादा हाईलाइट करते हैं और जो जुज़वियात रहती है उसको वो कहानी के समाप्ति पर छोड़ देते हैं। लेकिन उर्दू में ये नहीं चलता, उर्दू में ये तरीका नहीं चलता। तो मुझे एक कैरेक्टर उसका लूज लगा, असल कहानी में एक कैरेक्टर लूज लगा। अंग्रेजी वालों पे कोई बात नहीं, एक उर्दू में चलेगा, एक कैरेक्टर मुझे लूज लगा। तो उस कैरेक्टर को फिट करने के लिए मुझे आखिरी भाग में इतना बड़ा 45वां, तो इसमें ये इजाफा है, सही इजाफा यही है। अब आइए एक दरबार में जरूर करूंगा कि जब आप एक किताब को पढ़ें तो पढ़ने के बाद इसका अंजाम किसी को मत बताइएगा। पढ़ने के बाद इसका अंजाम किसी को मत बताइएगा और बीच में छोड़ कर मत पढ़िएगा। मैंने जब इसका तर्जुमा किया, मेरा तरीका ये था कि मैं रजिस्टर पर लिखता था पेन से और उसके बाद डीटीपी करता था। डीटीपी मैंने खुद ही किया कंप्यूटर पे और उसके बाद इनको पढ़ने के लिए देता था।
आसिफ को और मसूद को, ये लोग उसमें करेक्शन करते थे। जब करेक्शन करने के बाद सारे प्रूफ रीडिंग के बाद जब वो सामने आया पूरा मसौदा और मैंने खुद उसको पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने तर्जुमा किया है। इतनी तेज रफ्तार में कहानी चलती है कि कारी उसका साथ देने से काश करते हैं। आप उसको पढ़िए, अगर आपको पसंद आया तो भी मुझे फोन कीजिए, और पसंद नहीं आया तो भी फोन कीजिए। मुझे बताइए तो मुझे क्या कमजोरी नजर आई आपको। जैसे कि अभी रईस ने बताया उसके बाद बिल्कुल सही है, और हमारे डॉक्टर साहब ने भी समझाई की। तो ये मुझे आप बताइए कि किस जगह पर मैंने ठोकर खाई है, ताकि कभी जब मैं आइंदा दूसरा नाविक तर्जुमा शुरू करूँ, हिम्मत तो नहीं पड़ रही है लेकिन तर्जुमा शुरू करूँ तो उससे बच सकूँ मैं। अब ज़्यादा कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। मुझे अच्छी तरह आपको मालूम है कि आप सदर मसला की तकरीर सुनने के लिए बेचैन हैं। मैं आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मसरूफ तरीन जिंदगी से थोड़ा सा वक्त इस गरीब के लिए निकाल कर उसे बाइज्जत किया है, उसे मुअज़्ज़ज़ किया है। और खासतौर से मैं इसका मकसद हमारे मोमिन आसिफ साहब, डॉक्टर सईद फरानी, सिराज गुलार, आसिफ सुबहानी, इमरान नबील, अमलाल अंसारी, वहीद बादशाह, तारिक असलम, साहिद अमीर, रिजवान रब्बानी और मेरे दोस्त अंसारी रईस का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिनकी भरपूर कोशिशों से ये किताब नजर आम बाग चल ला सकी। ये इतना बड़ा प्रोग्राम करने का हमारा इरादा नहीं, गरीब गवाह है आसिफ और प्रोग्राम का करके छुट्टी करते हैं। अब हमने अपने मदद के लिए इन लोगों को बुलाया, इमरान जमील को, तो प्रोग्राम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या बात actually they burn, they suffer, they undertake into area। तो मेरे लिए उनके शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास बात नहीं है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनके ऊपर राज करे और उन्हें भी अपने फजल करम से नवाजता रहे। शुक्रिया। चमकती क्या आपकी क्या यहाँ आज पहली बार महसूस हो रहा है कि अहले इल्म के सामने लफ्ज़ियाँ करना कितना मुश्किल होता है। और सर से पेश की माजरत कि जो गलतियाँ मुझसे होगी, जो लफ्ज़ियाँ में जो इस्ताकिया करने जा रहा हूँ, सब पेश की माजरत। यकीनन आज के दौर में किसी किताब का तर्जुमा करना एक जुर्रत बंदाना करना है। गूगल ट्रांसलेशन और एआई जैसे टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपनी बातों को किताब में समेट देना और इस बखूबी के साथ के शहर के बेहतरीन लोगों की पसीराई के लिए मौजूद हूँ। मुबारकबाद के काबिल हैं उस्मान रईस। और ऐसा लगा जैसे आप हर कोई मोबाइल के जरिए गूगल ट्रांसलेशन और एआई अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। कोई भी किताब आप उठा लें और एक लम्हा लगेगा आपको उसका तर्जुमा करने के लिए, मगर यकीन जानिए गूगल ट्रांसलेशन या कोई और दूसरी जबान का ट्रांसलेशन अगर आप टेक्नोलॉजी से करते हैं तो वो जज्बात से आगे होता है। उसमें आपको अल्फाज का तर्जुमा मिल जाएगा मगर जज्बात से आगे होगा। किताबों के अंदर उस्मान रईस का साहब का एक अपना काम आता है। जब से हाउस संभाला है, इंडिया स्कूल से जब भी निकलता था तो सर को देख कर जाता था, डर भी लगता था सर से। एक मरूक हो जाने वाली शख्सियत हमेशा गुजरते हुए देखता था, सर हमेशा किताबों से जुड़े और उसका जो रिजल्ट है आज हमारे सामने है, क्योंकि 3 किताबें नजर आतिश होने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें फिर से मौका दिया अपने हुनर को साबित करने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि ये
जुनू का सिलसिला दराज हो। मुबारकबाद, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। कैफियत कुछ ऐसी है, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो, जरा नजर जो झुके तो फिर उन्हें सलाम करो। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ कमाऊं। आज के महफिल के नौशा उस्मान गनी साहब, डॉक्टर जाकिर, इमरान जमील, नासिर उम्मीद साहब, तारिक असलम, अशफाक सर, रईस सेठ, शाहिद भाई और उतने ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम, मेरे उस्ताद मोहतरम यूसुफ खान कुरैशी सर। तो जब भी किसी प्रोग्राम में आते हैं मुझे बड़ी उलझन में डाल देते हैं। यकीन करिए कि पूरा वक्त इस उलझन में रहता है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, ऊंचाई पर बैठा हूँ, मेरा उस्ताद नीचे बैठा है। और ये एहसास सिर्फ उनकी तरबियत की वजह से है, जो उन्होंने हमारी तरबियत सुन देखी। ये एहसास उसका मकरूज है, उस तरबियत का मकरूज है तो उन्होंने हमारे ऊपर की थी मेहनत। अल्लाह ताला उनको खूब बेहतरीन जज़ा दे। और जब सिराज बिलाल साहब असातिज़ा के नाम लिख रहे थे, ये गिना रहे थे, तो माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि जो सारे प्राइमरी के टीचर्स जो है अदब के उफक पर सितारे बनकर आज हमारी नजरों को हमें रोशनी बख्श रहे हैं और रास्ते दिखाते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी प्रोग्राम में यूसुफ सर रहते हैं तो मैं इस तरह सा उलझन में रहता हूँ। उसकी वजह है, आप लोग शायद मैं आज एक 15 सेकंड में बता दूंगा कि ये उन असातिज़ा में से हैं कि जो पढ़ाना उनका पैशन था। यानी कि आदमी का पैशन होता है जो, यानी कि वो चाहते थे कि मैं हमारे स्टूडेंट्स को क्या नहीं दे दूं। मुझे याद है कि मैं पहली में था, 5वीं में था और मुझे शायद टाइफाइड वगैरह हो गया। तो उस जमाने में टाइफाइड के लिए 3 हफ्ता होता थी, बुखार इसीलिए बोलते थे कि 3 हफ्ते की छुट्टी हो जाती थी। मैं छुट्टी पर घर पर था तो ये यूसुफ सर रोजाना आते थे और जो क्लास में हुआ रहता था उनके घर पर पढ़ा कर जाते थे। ये आप आज के दौर में ऐसा तसव्वुर कीजिए कि आज का कोई टीचर किसी शागिर्द के घर में जाएगा बिना मौजूदा, कोई ट्यूशन फीस नहीं, कुछ नहीं। आज तसव्वुर कर सकते हैं कोई टीचर ऐसा कर सकता है? नहीं। तो अल्लाह ताला ने शायद वो फरमा जो रहता है वो तोड़ दिया है जिसमें ऐसे असातिज़ा है। अब मैं वापस ट्रैक पर आता हूँ कि एक हुआ दीवाना, एक ने सब तैशे से फोड़ लिया। एक हुआ दीवाना, एक ने सब तैशे से फोड़ लिया। कैसे कैसे लोगों से रस्म वफा की बात चली। दोस्तों, ये दुनिया जो है, ये दुनिया की जो खूबसूरती है वो सिर्फ दीवानों की वजह से है। आप यकीन कीजिए कि हम जैसे फरजाने अहले खिरत जो है सोचते रह जाते हैं और दीवाना अपना काम करता रहेगा। ऐसे दीवाने इस महफिल में मौजूद हैं, ऐसे दीवाने उस्मान गनी इसका वैसा दीवाना है, अशफाक अंजुम भी है, डॉक्टर जाकिर जो है आप जानते नहीं है कि 3 सब्जेक्ट में 3 जुबानों के अंदर एमए है, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी से एमए है और ये मालिगांव के प्राइमरी से पढ़ा हुआ मदरसे का फाजिल करता है। इमरान जमील साहब न सिर्फ एक अदीब है, अफसाना निगार है, बल्कि एक कॉलम निगार है और न जाने क्या क्या है, बेहतरीन इंसान भी है। साहिब बेस्ट आईटी जो साइकिल का पंचर बनाते हुए जो है आज पूरे शहर के अंदर खूबसूरत, कहीं भी अगर आप खूबसूरत कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो उसके पीछे बेस्ट आईटी जरूर लिखा हुआ देखेंगे। अशफाक अंजुम सर, मैं जानता हूँ कि जिस जमाने में मैं कॉलेज के अंदर, मैं नायब के अंदर जब कॉलेज, सर माजरत चाहता हूँ कि आपसे इजाजत के बगैर मैंने आपके बहुत सारे अशआर वहाँ सुनाए हैं और दारुस्सूल किए और मुझे अफसोस है कि मैं अगर बोलता कि अशफाक अंजुम सर का तो वो जानते हैं, इसलिए मैं खामोश रहकर मुस्कुरा देता था। जब लोग समझते थे कि इसका शेर है तो मैं मुस्कुरा दिया करता था। अल्लाह जाने क्या उन्होंने सोचा। तो ये जो फरजाने बैठे और ये जो स्वामीन पे जो बैठे हुए हैं, ये जो दीवाने जो बैठे हुए हैं, ये दीवानगी कुछ गुल खिलाती है। ये सिराज, ये साहब जो है बरकी सर हमारे सामने, रफीक मुकद्दम बैठे हुए हैं, अफजाल
अरे किसका नाम तो मसूद बेंटर बैठे हुए हैं, सारे लोग जो खालिद सिद्दीकी, शकील मोमिन, सारे लोग जो है, आसिफ फैजी कहीं बैठा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे ये रमजान फेमस साहब बैठे हुए थे, ये सारे दीवाने हैं। और ये दीवाने जो है इसकी यानी शहर को यानी तामीर करने में दीवानों का बहुत बड़ा हाथ है। जब मुझे पता चला, पिछले हफ्ते में जब मुझे पता चला कि स्कस लाइब्रेरी के उस्मान गनी स्कस ने कोई किताब का, अंग्रेजी किताब का तर्जुमा किया है, यकीन जानिए मैं भागता हुआ आया। जैसा कि मतीन हफीज ने कहा, मैं मालेगांव का कोई लड़का, चाहे अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हो, उर्दू मीडियम तो जाने दीजिए, कहा चाहे अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हो, सिडनी शेल्डन को अगर सलीके से पढ़ सकता है तो मैं मान लूं। सिडनी शेल्डन जो है कोई मामूली राइटर ना, कोई मामूली राइटर नहीं है। तो जब मैंने सुना कि सिडनी शेल्डन का तर्जुमा किया है उस्मान गनी स्कस से, जैसा कि मतीन हफीज बोल रहा था, मुझे भी वैसी ही हैरत हुई, और वो हैरत आज तक कायम है। मैं ये नहीं कहता कि वो यानी कि क्योंकि मैंने गूगल के ऊपर मारा ना ट्रांसलेशन तो कुछ का कुछ हो जा रहा था। यूं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि अगर कोई रे का एग्जाम का अंग्रेजी में तर्जुमा करना चाहेगा तो क्या साइंस ऑफ काइंड बनेगी? नहीं बन सकती, क्योंकि उस्मान गनी ने उसका तर्जुमा जो है वो गूगल ट्रांसलेशन नहीं किया है, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया। इसलिए जावेद खान को बहुत सारे जगह पर एतराज़ात थे, क्योंकि देखिए हर जुबान की अपनी खूबसूरती होती है। जैसे आइसिंग ऑन द केक है ना, उस रोज हमारी बात चल रही थी कि आइसिंग ऑन द केक, और वैसे ही जो है उर्दू के भी, मराठी के अपनी खूबसूरतियां रहती हैं। गली साहब दिखाई दे आओ, ये सारी चीजें मराठी की खूबसूरती है, अंग्रेजी की अपनी खूबसूरती है, उर्दू की अपनी खूबसूरती है। और जैसा कि जाकिर साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूँ, और मैं उस बात को यानी पर अभी भी कायम था। लेकिन उस्मान गनी स्कस की जब मैंने ये रद्द एग्जाम पढ़ी है तो यकीन जानिए कि मैंने भी 3 रोज में खत्म कर दी। और रात में कई मरतबा ऐसा होता था कि मैं नावल उठा के साइड टेबल पे रखता था, लाइट टेबल लैंप बंद करता था, 5 मिनट के बाद वापस टेबल में चालू करता था, वापस निकालता था और पढ़ता जाता था। यकीन जानिए कि 3 रोज के अंदर वो किताब खत्म कर दिया। और वो किताब खत्म करने के बाद में मैं यानी कि उनमें से हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे हैं कि जो बगैर कुछ पढ़े सो ही नहीं सकते। तो 2 रोज तक मुझे कोई किताब अच्छी नहीं लग रही थी पढ़ना, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गई थी। तो ऐसा लगता था कि ये जब आखिरी कुछ चंद सफात रह गए थे तो ऐसा लगता था कि यार काश के किताब और ज़हीम होती तो मैं और देर तक इसका लुत्फ लेते रहता। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं इनको उस्मान गनी स्कस साहब को 33 साल से मैं देख रहा हूँ, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप भी सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ, और अभी कुछ चीजें और सीखने में मिली कि ये आदमी जो है 70-72 साल की उम्र में इसको क्या सूझी कि एक अंग्रेजी किताब का उर्दू में तर्जुमा करे। आप सोच सकते हैं कि उसने क्यों किया होगा। ना उनको कोई माली इससे फायदा मौजूद था, बल्कि उनकी जेब से लगाए, और है मुमकिन है कि शायद उनका यानी कि खर्च भी ना निकल सके, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया। और ये जो दीवाने होते हैं ना, वाकई दीवाने होते हैं, वो पैसों के लिए कुछ नहीं करते। ये आज दुनिया के अंदर जो हम हवाई जहाज पे उड़ते हैं, समुद्र में करते हैं, रास्तों पे चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों पे चलते हैं, ये सब किसकी वजह से? ये सब दीवाने थे। ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर से कूद जाते थे कि हम परिंदों की तरह उड़ सकते हैं क्या, ये दीवानगी थी। तो वैसे ही एक दीवाना जो है उस्मान गनी स्कस भी है। हमने देखा कि शुरू में मैं जब आया था तो ये निजामत करते थे, देखता था, उनकी पहचान थी लाल बाग। तो मुझे लगता था कि शायद कम्युनिज्म से मुतासिर हैं, इसलिए लाल बाग रखा है। प्रोफेसर इकबाल शायर हैं, उन्होंने कहा कि अपने परचम का रंग, अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोरों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। लेकिन ये 45 साल सुर्ख शोरों से खेलते रहे और अपना दामन भी बचाए रखा, अपना हाथ भी बचाए रखा। वो जो सुर्खी थी,
میں حیران تھا کہ یہ چہرے پہ جو ان کے جو سرخی جو ہے سر چڑھ کر بول رہی ہے، عثمان غنی کے سر چڑھ کر بول رہی ہے، وہ کاہے کی سرخی ہے؟ تو سراج الاولاد نے آج مجھے بتایا کہ وہ کتابوں کی بائنڈنگ کرتے تھے اور سر بجانے کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے باہر سرخ ہو گیا تھا۔ اور جب میں احساس ہوا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کمیونزم سے متاثر ہو گیا ہوں، تو انہوں نے سرخ کرنا چھوڑ دیا اور سفید بال کر لیے، اب زیادہ معتبر لگنے لگے ماشاءاللہ۔ میں عثمان غنی کے اوپر تو بولتا چلا جاؤ جی ہوتا ہے 72 سال کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے جو ٹیچرز رہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد میں ان کو لگتا ہے کہ بہت کر لیا نا، ایک دم ایسا بہت کام کر لیا، ارے وہ لوگ تھک جاتے ہیں، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے پوچھو نا کہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں وہی لڑکا کھلاتے ہیں، سبزی کھلاتے ہیں، گوشت کھلاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے کلاس میٹ جو ٹیچر بنے اور وہ ریٹائر ہوئے تو پوچھو گے تو کیا کرتے ہیں؟ سبزی لاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، وہ بات کھلاتے ہیں۔ میں بولا یار جب تو پڑھا رہا تھا، جب بھی سبزی آتی تھی، گوشت آتا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، تیرے بغیر تو کام رکا نہیں تھا، ہے نا؟ تو کیوں یہ کام کرتا ہے؟ کوئی بہتر کام کر، یعنی کہ کوئی مفید کام کر کہ تاکہ اس کو سماج کو فائدہ ہو، ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز تو کرو۔ یہاں پر ہمارے حذیفہ الدائی صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کر لیا، معذور بچوں کا بھی ایک ادارہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ یعنی بہترین جزائے دے آپ لوگوں کو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے the day they retire وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مبارکباد مختار قریشی سر آج بھی اسکول میں جاتے ہیں، میں وہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چین کیسے پڑتا ہے؟ جو ایک استاد ہوتا ہے، دیکھیے آج ہمارے استاد یوسف خان جو ہے وہ آج بھی اس عمر میں، ان کی عمر کیا ہوگی آپ انداز لگا سکتے ہو کہ میں 67 سال کا 67 رننگ ہوں، اور میں جب اتنا سا تھا ان کے پاس پڑھا تو آپ لوگ ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج بھی کسی بھی پروگرام میں دیکھیے تو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے وہ اسٹوڈنٹ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے یہ چیز جو ہوتی ہے اس عمر میں بھی وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ہم میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بہت کر لیا، میں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کسی بھی عمر میں سیکھ سکتا ہے۔ اور ان کے اندر ڈسپلن ہے، جیسا کہ گھر میں پہنچتے ہی بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہے، اس کا پہنچتے ہی آدمی عثمان غنی کو ڈھونڈتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کا لائبریری صرف اردو کتابوں کی لائبریری ہے، آپ کو پتا نہیں پورا سیکشن جو ہے وہ انگریزی کتابوں کا ہے، پورا سیکشن جو ہے انگریزی کتابوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا کہ مالکوں میں انگریزی کتاب پڑھتا کون ہے؟ میں نے پوچھا یار کون پڑھتا ہے؟ ان کو جو کتابیں پسند آتی تھی وہ سب جو ہے لا کر لائبریری میں رکھ دیں، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس روز تو میں شاید اپنا ایکسائٹمنٹ جو ہے چھپا نہیں پا رہا تھا، تو سراج الاولاد کو لگا کہ ڈاکٹر صاحب کو کچھ پڑھا ہوگا، میں اتنا ہائپر ہو رہا تھا، مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یار میرے شہر کے ایک پرائمری ٹیچر نے جو شہر کے باہر کبھی تعلیم کے لیے گیا بھی نہیں۔ ہم لوگ جو ہے بامبے وغیرہ میں رہے ہیں 10-15 سال جو ہے یعنی انگریزی لوگوں کے ساتھ بولنا چالنا سیکھ گئے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ترجمہ کرنا ہے کوئی منہ کا کھیل نہیں ہے۔ آج آپ بولوں گے سڈنی شیلڈر کا ایک صفحہ کتاب جانے دیجیے، ایک صفحہ کا ترجمہ میں کیا کروں تو میں اپنے آپ کو یعنی کہ نااہل کروں گا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سڈنی شیلڈر کو کھول کر پی گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اردو کے اندر اردو ایسے راستے بند ہیں سب پوچھے قاتل کے سوا، یہ مصرع انہوں نے یوز کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایسے جملے کا ایسے مصرع کا اردو انگریزی زبان متحمل ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ انگریزی میں اس کا کوئی مترادف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے نقر خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، اور وہ وقت قریب آ گیا تھا جب اس کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں، ہے نا، اور نقر خانے میں طوطی کی آواز، اور بہت سارے یعنی کہ میں پہلے سوچا کہ کچھ پوائنٹس میں لکھ لوں، لیکن میں بولا کتنا لکھوں گا، لکھتا جاؤں گا، کیونکہ ہر لائن میں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اتنی مہارت سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اکثر جو ہے میں بولتا ہوں کہ انگریزی کا جو ترجمہ ہوتا ہے بہت خراب ہوتا ہے۔ میں نے آج تک زندگی میں کوئی بھی ٹرانسلیٹڈ بک پوری نہیں پڑھی آج تک، چند صفحات کے بعد میں رکھ دیتا تھا کہ بور ہوتا ہے،
ترجمہ پڑھ ہی نہیں سکتا سوائے ترجمہ کے کہ الرحیق المختوم جو ہے اوریجنل شاید عربی میں لکھی گئی اور وہ انہوں نے شاید اردو میں لکھا ہے اس لیے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ترجمہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پورا پڑھا ہوا, لیکن عثمان غنی کی کتاب کا ترجمہ میں نے پورا پڑھا ہے. اور میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ سبھی لوگ اگر پڑھنے والے ہو, اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو یقیناً ایک ایک کتاب لے جائیے, پڑھیے, اور اگر آپ کو پسند نہیں آتی ہے تو میرے پتے پہ بھیج دینا, پیسہ مجھ سے لے لینا. بہت باتیں کرنے کی ہے لیکن شاید آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گے, اور عثمان غنی صاحب کے لیے کیا کہوں, تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے. عثمان غنی صاحب کی جو کتاب مکمل ہوگی اس کے بعد میں نے یہ تفسیر اس کے اوپر لکھا ہے, ملاحظہ ہو. عنوان ہے کچھ ترجمہ اور کچھ مترجم کے بارے میں. زبانوں کے ابتدائی دور سے عصر حاضر تک دنیا میں علوم و فنون کی ترقی کا ایک ذریعہ ترجمہ نگاری کی. ترجمہ کی ترغیب و اشاعت کے عمل نے دیگر زبانوں کے ادب سے ہمیں روشناس کروایا ہے. انسانوں کے درمیان باہمی ارتباط, اتحاد اور یگانگت کی راہ میں جو سب سے اہم فکری رکاوٹ رہی ہے وہ زبانوں کا فرق ہے. اس فرق کو مٹانے اور انسان کے علم و ادب کو مشترک میراث بنانے میں ترجمہ نے کلیدی رول ادا کیا ہے. ترجمہ کی ہی وساطت سے ایک قوم دوسرے قوم کے ذخیرہ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت سے واقفیت ہوتی ہے. دیگر فنون کی طرح ترجمہ نگاری بھی ایک فن ہے اور ادب میں اس کی حیثیت مسلم ہے. ترجمہ کے بغیر کوئی بھی زبان جدید و ترقی پذیر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی. ترجمہ نگاری کوئی آسان کام نہیں بلکہ بہت دشوار گزار عمل ہے. اس کے لیے صلاحیت ہی نہیں, مشق اور ترجمہ کے اصول, اس کی نزاکتوں اور باریکیوں سے کما حقوق واقفیت بھی لازمی ہے. کامیاب ترجمہ کے لیے اصل زبان اور مقصود زبان کے لسانی مزاج, اصلاحات, محاورات اور تراکیب وغیرہ پر عبور ہونا ازحد ضروری ہے. دونوں زبانوں کے نحوی اور صرفی قواعد پر خاطر خواہ دسترس رکھنا بھی مترجم کے لیے ناگزیر ہے. اگر مترجم اصل زبان کے مواد کو اپنی زبان میں انہی خیالات اور جذبات کے ساتھ منتقل کر لیتا ہے تو اسے کامیاب ترجمہ کے زمرہ میں رکھا جاتا ہے. کسی بھی زبان کا ادب زندگی کے ساتھ ساتھ ایک مکمل تہذیب کا ترجمان ہوتا ہے. جو لوگ ترجمہ کو علمی مقاصد میں شمار نہیں کرتے تو وہ ترجمہ کی افادیت, حقیقت اور اہمیت سے ناواقف ہوتے ہیں. غیر دلچسپ اور متنازع کتابیں لکھنے کی بجائے اگر معیاری اور کارآمد کتابوں کا ترجمہ کیا جائے تو علمیت کی دلیل اور زبان ادب کی زیادہ بڑی خدمت ہوگی. اردو زبان ان معنوں میں بہت خوش قسمت ہے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے اس کی آبیاری کی. پیش نظر ناول انگریزی کے مشہور زمانہ مصنف سڈنی شیلڈن کے انتہائی سنسنیخیز ناول دا سینڈز آف ٹائم کا اردو ترجمہ ہے. مذکورہ ناول اسپین کے پس منظر میں لکھا گیا ہے. اس کے مترجم عثمان غنی صاحب. موصوف نے اردو زبان کی داخلی اور خارجی سطح کو مرکوز رکھتے ہوئے معاشرے میں رائے اردو لفظیات اور مربی گفتگو کا لہجہ نیز اسلوب کے ساتھ صاف ستھری زبان اور فکروں اور جملوں سے ترجمہ میں جو روانی اور سلاست پیدا کی ہے اس کا جواب نہیں. ترجمہ اس قدر عمدہ, معیاری اور شائستہ و پختہ ہے کہ کہیں سے یہ شبہ نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے بلکہ تخلیق کا عنوان ہوتا ہے. ناول پڑھنے کے بعد آپ بھی میری بات کی تائید کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, جس کے لیے عثمان غنی صاحب بلا طور پر مبارکباد کے مستحق. فاضل مترجم میرے عزیز ترین دوستوں میں سے ہیں. شفاعت سے سخت مزاج بلکہ تند خوب نظر آنے والا یہ شخص انتہائی مخلص, ملنسار, خوش مزاج, خوش گفتار اور منجان ملک شخصیت کا مالک ہے. موصوف
ایک طویل عرصے سے اسکس لائبریری کی تمام ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اور اسی وجہ سے اسکس ان کے نام کے ساتھ لگ کر ان کی شناخت بن گیا ہے۔ درس و تدریس سے وابستگی رہی ہے اور اب سودوش ہو چکے ہیں۔ مالیگاؤں شہر میں ادبا، شعراء، محقق و مورخ، نقاد و اہل دانش کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن فکشن کے ترجمہ نگاروں کی تعداد کم رہی ہے، شاید وہ کبھی اب پوری ہو جائے۔ موصوف نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ زمانہ طالب علم سے ہی مطالعے کا شوق رہا ہے۔ ابن صفی کے بعد مظہر الحق علوی سے بہت متاثر ہوئے۔ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی ناول بھی زیر مطالعہ رہے۔ جنون شوق کا سلسلہ دراز ہوتا رہا۔ ادراک و انہام، یقین و اعتماد میں جب پختگی آنے لگی تو انگریزی ناول کا ترجمہ کرنے کا سودا دل میں سمایا اور ایلیسٹیر میکلین کے ناول آئس اسٹیشن زیبرا کا ترجمہ کر کے احباب کو دکھایا اور ان کے ہی اصرار پر نسیم بک ڈیپو لکھنؤ بھیج دیا۔ مالکان نسیم بک ڈیپو نے نہ صرف ان کی پذیرائی کی بلکہ مزید ناولوں کے تراجم کی فرمائش کر دی۔ موصوف نے ان کی فرمائش کے مطابق مزید 2 یا 3 ناولوں کا ترجمہ کر کے بھیج دیا۔ ابھی طباعت کا کام شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ نسیم بک ڈیپو میں آگ لگ گئی اور نسیم بک ڈیپو میں موجود ساری کتابیں اور کاغذات جل کر راکھ ہو گئے۔ ان میں 3 تراجم بھی شامل تھے۔ بدقسمتی سے عثمان گنیسکا صاحب کے پاس ان کی کوئی نقل بھی نہیں تھی۔ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ دل برداشتہ ہو کر ترجمے کے کام کو ترک کر دیا۔ 30-35 برس کی خاموشی کے بعد، دوستوں کے بےحد اصرار کے بعد پھر قلم اٹھایا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ عثمان گنیسکس نے دی سائنس آف ٹائم کا ترجمہ رے گیلیام کیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت اور بےحد موضوع عنوان ہے۔ اس کتاب نہ دینا ناانصافی ہو۔ اس کا صاحب نے مسودے کی پروف ریڈنگ کی ذمہ داری مجھ ناچیز کو دی۔ وہ ایک باب کا ترجمہ کر لیتے تو مسودہ مجھے سونپ دیتے۔ میں بڑی باریک بینی اور انگریزی کے ساتھ اس کا ایک حرف پڑھتا اور اگر کہیں غلطی ہوتی تو درست کرتا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ ہر باب کے ساتھ تجسس اور بے چینی بڑھتی جاتی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ دوسرے باب کا انتظار رہتا ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت ہمارے دوست مسعود رمضان پنڈر کی بھی ہوتی ہے۔ ہم دونوں عموماً ساتھ ہی لائبریری جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں پروف ریڈنگ کر لیتا وہ جو زبانوں کی تہذیب و ثقافت سے روشناس کرانے والے ادبی سفارتکار عثمان گنیسکس کی رے گیلیام مختصر مطالعہ۔ تھکے تھکے سے بوجھل لمحوں کے لیے اکثر ابن صفی کے ناولوں کی سحر انگیزی برصغیر کی اردو کی کئی نسلیں متاثر رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اردو کے نسلی حقوق پر ابن صفی کے جاسوسی ناولوں کی مثالی شہرت و مقبولیت روز اول سے قائم رہی ہے۔ اس دور میں ادب عالیہ پر مبنی کتابوں کی مقبولیت کا بھی ایک خاص اور محدود ادبی حلقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مظہر الحق علوی، گلشن نندا، عارف مانوی وغیرہ کمرشل رائٹر کے طور پر لکھتے تھے۔ اس دور میں تفنن تباہ کے لیے یا وقت گزاری کے لیے کتابیں ہی ایک ایسا وسیلہ تھی جو ہر خاص عام کی دسترس میں تھی۔ گردش دورہ سے تھکا ماتا اساطیری داستانوں اور ایڈونچر میں دلچسپی رکھنے والا ہر دوسرا تیسرا شخص جاسوسی ادب کی کتابوں میں پناہ لینا چاہتا تھا۔ چونکہ جاسوسی ادب پر بیسڈ کہانیوں میں تھرل، ایڈونچر، سسپینس، ٹویسٹ، ایکشن اور حقیقت یہ ہے کہ کہانی سے مطابقت رکھتے ہوئے انٹیمیٹ سین بھی ہوا کرتے تھے، تو انسانی سرشت میں گھوندی گئی فکری جبلتوں کی تحریری جلوں میں مزین تصوراتی تسکین کی خاطر ایسی کتابیں قائلین کی ترجیحات کا حصہ تھیں۔ اس وقت بھی یہ مباحث ادبی گلیاروں میں زیر بحث تھے اور آج بھی ادبی نشستوں اور یونیورسٹیز کے سیمینار اور سمپوزیم میں اس موضوع کی لسانی و ادبی تحقیق
मौजूद गुफ्तगू होती है कि उस वक्त इब्न सफी के तवाज़ात तहकीकी नाविलों के साथ मजहर हक अलवी, गुलशन नंदा, आरिफ माधवी, याकूब यावर, रमेश चंद्र शर्मा वगैरह भी अगाथा क्रिस्टी और जेम्स हेटलीचीज के दीगर अंग्रेजी के मशहूर मारूफ नाविलों का उर्दू तर्जुमा किया तो करते थे, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि महमूद चंद उर्दू तर्जुमों के उन सैकड़ों तर्जुमों को इब्न सफी के नाविलों की तरह कबूलियत खास और नहीं मिल सकी। जो राइटर जिस दौर पर भी कैलिबर का हामिल था, उस पहले जदीद तक तारीख पर जब भी हम निगाह डालते हैं तो हमें एहसास होता है कि तारीख के किसी भी दौर में तर्जुमे की अहमियत और उसकी काबिलियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया के सारे हुक्म, फनून और लिटरेचर को सभी तक पहुंचाने का मौसर जरिया तर्जुमा ही रहा है। हर दौर में कोई एक ज़बान ऐसी होती है जो इल्म फन के लिहाज से माला माल होती है। इसकी ज़माना वो अंग्रेजी ज़बान है जिसमें इल्म फन और अदब के बेहतरीन खज़ीने मौजूद हैं। इन खजानों से हीरे चुन कर लाने का काम मुतरजमीन करते हैं। आज ऐसे ही हिंदी हीरे से हमारा तारुफ मुतरजम उस्मान गनी असगर साहब के जरिए होने जा रहा है। सिडनी स्वीडन के शोरा अफाक नामिल द सेंड्स ऑफ टाइम को उन्होंने रेड अय्याम के नाम से उर्दू के कालिम में डाला है। ये नामिल आपके हवाले है, ज़रूर खरीदें और पढ़ें ताकि कोई ये ना कह सके कि कागज़ की ये मालिक ये नशा बिकने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। आपकी मोहब्बत यकीनन ही साबित कर देगी कि ये आखिरी सदी किताबों की नहीं है। इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद हर सदी किताबों की ही रहेगी। अस्सलाम मुझे सिक्की शहर से मुताबिक करने का भाई खाली जलाल को कॉलेज के ज़माने में उन्होंने मुझे सबसे पहले उसका नाम लिया था फेस, और उसके बाद मुझे कई नाम मैंने पढ़े गिफ्ट टुमारो कम्स द टाइगर ऑफ मिडनाइट, और ये नाम भी उसी वक्त पढ़ा था जब मुझे लेकिन अभी तर्जुमा पढ़ने के बाद लगा कि यार ये कुछ अलग ही चीज़ है और आप उसमें से पर इसको खरीद कर पढ़ें वाकई में पैसा वसूल। मैं पहले ही कहना चाहता हूँ हाजिरीन के हम सुनते हैं कि नामों का एहसास शख्सियत पर पड़ते हैं। उसकी जिंदा मिसाल हमारे उस्मान गनी असगर साहब है। हजरत के नाम के आगे जो इसका इलाका लगा हुआ है उसकी वो वाकई में सरापा एक लाइब्रेरी। और मैं कहना चाहता हूँ इस बार लाइब्रेरी के इंसाइक्लोपीडिया हमारी लाइब्रेरी में 20,000 किताबें, लेकिन कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है उसका इतने बखूबी इल्म रहता है। और जब भी कोई मेंबर कोई किताब लेने आता है तो ये इंतहाई खंदा पेशानी से उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी मखसूसा किताब चंद ही लम्हों में निकाल कर उसका पहुँचा देते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कमाल है। और दूसरी बात की वजह है इनके साथ मैंने बहुत सफर भी किया है। यानी इंसान को परखने के लिए बोला जाता है कि अब तो उसके साथ सफर तो है मामला है, और सफर में तो मैंने उन्हें बेहतरीन इंसान पाया है। और मामला में ये है कि 40 साल से इसका तमाम हिसाब किताब और जिंदगी आपने पैसे का हिसाब उसे कभी भी ले लो। और इसकी साथ से कई अदारों ने फैज हासिल किया है, जैसे ये अपना शहरी कमीशन के काम हो या अकाउंट्स के क्रेडिट ऑडिट के काम हो, इनमें तो काफी माहिर है। यानी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है किसी भी चीज के लिए, तमाम काम अकेले ही संभाल लेते हैं। और यानी हम बचपन से इस कश में आ रहे हैं और हम जब भी आते हैं तो उस्मान गनी साहब का चेहरा हमें सामने नजर आता ही। जैसे बचपन में जब हम घर में दाखिल होते थे तो पहले भी वादा को ढूंढते थे, यानी वादा कहीं नजर आ जाता
रहा है तो हमारी तो बस मैं इस बात को कम कहता और उनकी खिदमत में हमारा प्रोग्राम कमेटी कुछ विषय पेश करना चाहते हैं। ये उनकी खिदमत का आशय नहीं, बस हमारी खिदमत और खलूस के इज़हार है। अगर पूरी खिदमत तो मैं तमाम भी डायरेक्टर को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर, वो आए और नाम पढ़ रहा हूँ मैं कैसी से पढ़ूंगा सर। और मुझे शहीद पारानी साहब जो सद रहे हैं इजाजत देनी है कि जनाब इख्तिसार के कामत में, लेकिन मैं आपको ऐसा भी नहीं चाहूँगा कि आप जहन ये बनाने के तरह साथ बैठे हो। इंशाअल्लाह कोशिश करो। वो प्राइमरी मदरसे के नाम है जो अरब का भावी थे सर। पहला नाम मुस्लिम मारेगामी, एहसन मारेगामी, अदीब मारेगामी, ये सब प्राइमरी टीचर है सर, सब प्राइमरी टीचर। हसन वसीम मारेगामी, वक़ार हैदरी, सुहैल मारेगामी, अब्दुल मजीद नसीम, शौक हजरत और हजरत, वफा हजरत, सुलेमान हजरत, शाबान जावई, शमसुद्दुआ, इनके नाम के साथ अगर पादरी शमसुद्दुआ पादरी, ये जो है गुजराती किताबों का ट्रांसलेशन करते थे ये सब शमसुद्दुआ पादरी, कुदसी हजरत, जमील असदी, एम यूसुफ अंसारी, और यूसुफ हजरत अपने 1000 रुपये वाले यूसुफ हजरत, रियाज अबुल बरकत, ऐन अदैन शबनम, अरशद मीनन नगरी, शब्बीर आसिफ, अहमद उस्मानी, सोलेह इब्न ताबिर, हुसैन अजीज, बख्तियार सईद, लईक हाशमी। अभी आ रहा है सारा मुकीम मसला का नाम है। मैंने सलीम शहजाद के साथ उनका नाम बताया, मुकीम मसला और अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर आसिफ पढ़ो में अहमद उस्मानी, ठीक है ना, मुकीम मसला और जो हयात है सलीम शहजाद, शब्बीर हाशमी, सईद परवेज, नक्शा मसूद, डॉक्टर अशफाक उमर, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी, डॉक्टर आसिफ फैजी, डॉक्टर यासीन आजमी, अजमत इकबाल, अफजाल अंसारी, इमरान शहीद। चलिए इसमें बड़ी के बाद हाजिर है इसमें हाजिर है सर वो प्राइमरी टीचर्स। सर सोचिए अदब पर आज इस दरमियान में किसी न किसी के उस्ताद रहे और वो यकीनन खुश आमदीद डॉक्टर सईद फैजी साहब अपना दरमियान आए। अल्हम्दुलिल्लाह सईद फैजी पारानी साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाज़रीन मजलिस, मैं ये कह रहा था ये जो हमारे प्राइमरी असासा है आज ये सिर्फ मुल्क ही नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी चुनाव करते हैं। अब साहब बैनुल-अक़वामी सतह पर अभी आज हमारे पाकिस्तान में जाने जा रहे, दुबई, कतर, कहाँ काम करने जा रहे, ये हमारी आज की आप लोगों में यकीनन कुछ ऐसे होंगे जो फख्र से बोलेंगे कि ये प्राइमरी असातिज़ा मेरे टीचर बने, फख्र से।
اور انہیں وقت میں سے بولنے والا ایک عثمان غنی بھی ہے، راوی ایسا اس کا جو لکھا ہے نا کہ پرائمری میں جب میں داخل ہوا، یہ میں نے جانتا کان پکڑ کے لے گئے کہ انہیں پکڑ کے گئے، مجھے ایسے اتنا کیا ہے کہ پرائمری میں جب میں داخل ہوا تو اس وقت میرے جو ٹیچر تھے وقار بکری تھے، ریاض ابوالبرکات تھے، مشیر امین تھے، احمد نصیر تھے، یہ میرے کتاب تھے وہ فخر سے کرو، لیکن میں اس اسٹیج سے اس مائک سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس کے دو ٹیچر حاضر رہتے، حیات رہتے، اس مجلس میں موجود رہتے تو وہ نفس نفیس مائک پر آتے اور یہی کہتے، ہم فخر سے کہتے ہیں عثمان غنی ہمارا شاگرد، وہ ٹیچر ضرور فخر کرتے، یہ عثمان غنی ہمارا شاگرد، اور آسانی سے یہ مقام نہیں ملتا ہے۔ ہر دن پڑھائی بھی ٹیچر رہے، ہماری صورت میں بیٹھے ہیں، بہت قلیل پگار ہوا کرتے تھے، آج تو ماشاء اللہ ہے جو بولتے ڈاکٹر بن رہا ٹیچر یاد، لیکن قلیل پگار میں عثمان نہیں ہے، جو شعر میں بول رہا ہوں یار یہ اپنے وہ اس زمانے کے ٹیچروں کے لیے ہے، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر دو، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر دو، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے، وہ زمانے کی یہ دوبارہ ہو گئے، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر دو، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے۔ حضرین اس زمانے میں عثمان غنی اس کے ساتھ پر دوہری ذمہ داری تھی، ایک ملازمت اور ایک خاندانی کمائی، کہیں جھکا نہیں، اخبار بانٹنے سائیکل انقلاب اخبار کو ٹائم سلمان سائیکل سے تقسیم، کیا پیمنٹ تھی نہیں، ضرورت کچھ نہ کچھ سائیکلنگ کرنا ہوگا، لیکن میں دعوے سے بولتا ہوں کہ ملازمت جو اختیار کی تھی اس میں کہیں بھی کوتاہی نہیں، کوئی بچہ آج کسی بھی عمر میں کوئی بھی چھوڑو وہ انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جناب تو مت نہیں لگائے گا، تعریف کتنی محنت کی ہے استاد، وہ اسی زمانے میں ایک اشتہار نکلا لائبریرین کی ضرورت ہے، اور امام علی صاحب جو ہے ہسٹری سے لینے کر چکے تھے، نہیں کیے تھے، جب اس کے بعد میں نا ٹھیک ہے سر، اس کے بعد میں سن کیا ہے سر آپ کا 79 یہاں آپ آئے، ایم اے کی بات کر رہا ہوں 82 میں ایکسٹرنل تاریخ سے ایم اے کی ہے، وہ ایکسٹرنل ہسٹری سے، اور ایک بات اور بتا دوں کہ جس وقت یہ ایم اے ہوئے تھے ہسٹری سے برکتی صاحب مانے گاؤں کے پہلے ایم اے جو ہسٹری سے پہلے مسعود پیٹر صاحب، اگر اس کے بعد اوائل مالیگاؤں نکالنا نا تو یہ اتنا بڑا ہے کہ مالیگاؤں کا ہسٹری سے پہلا ہے عثمان غنی سے، بہت بہت چیز الحمدللہ۔ خیر 1979 میں جس کو بتا رہے ہیں یہ آئے، ہارون پی اے صاحب نے ان کے حوالے چارج کیا، چابی دے دی، عثمان غنی بالکل صحیح بتانا، جو چابی آپ کو دی گئی تھی کی چین کے اندر کتنی چابی تھی؟ 4۔ آج آپ کے کی چین میں کتنی چابی ہے؟ 40۔ یہ ارتقا، یہ ترقی کہاں سے میرے بھائی؟ یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا
लाइब्रेरी की तरक्की में 40 अभी बोल रहा है, कहीं की किरदार उन्होंने अदा किया है। वाह वाह वाह। लाइब्रेरी को यहाँ तक पहुँचाने में कहीं की किताब नहीं, बताता चलूँ मैं यार, अच्छा लग रहा है। इसको आप चाहे नॉस्टैल्जिया बोल दो यार, बर्दाश्त कर लो। और आदमी दुनिया के रामायण के रूबरू कर दिया है जब मैं कॉमर्स का तारीफ हूँ। बहरहाल उम्मीद है भूख में हाकिम मर के मुफाजात की मजबूरी पर आप हजरात मेरी गलतियों को दरगुजर करेंगे। दरअसल उस्मान गनी साहब जानते थे कि मैं 1970 की दहाई से अंग्रेजी नावल पढ़ने का शौकीन था और अंग्रेजी नावलों के तर्जुमे खास तौर से मदरुल्लाह अलवी साहब के तराजीम मसनद राजुला जिल्ले-उमा अबुल हौल नींद की साहिरा वगैरह पढ़ता रहा हूँ। और उससे पहले कॉलेज के दिनों में मुझे मेरे कॉलेज के हम जमात के जरिए जिनके पास हैरत अंगेज तौर से इब्न सफी के तमाम नावलों का ज़ख़ीरा था, उन तमाम नावलों को मैंने पढ़ा। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी नावलों की तराजुम में मेरी दिलचस्पी पड़ी। उस्मान गनी साहब को इसका इल्म था, इसीलिए उन्होंने मुझे मुश्किल में डाल दिया। बहरहाल मैंने किताब लेके अज्ञान को मुतालिया बाद में नखास्ता शुरू कर दिया। बाद में नखास्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी दानिश्त में मजहब अलवी साहब के पाए का तर्जुमा जरा मुश्किल ही है, लेकिन अपनी बेमायगी के बावजूद ये कहने की जसारत करूँगा कि मैं सुखन फहम नहीं, फिर भी उस्मान गनी की तरफदारी के बगैर इतराफ़ करूँगा कि मौजूद में तर्जुमे का हक अदा करते हैं। और आदिपुर फुर्सती के बावजूद 300 सफ़ात 350 सफ़ात का मुसव्वदा 6-7 दिनों में मुकम्मल पढ़ दिया और उस्मान गनी से बरमला कर दिया कि तुमने तो तर्जुमे का हक अदा कर दिया। दरअसल ईमानदारी की बात तो यही है कि मुझे नहीं लग रहा था, ईमानदारी की बात तो यही है कि मुझे नहीं लग रहा था कि अंग्रेजी नावल का ऐसा तर्जुमा जो असल की सही तर्जुमानी कर सके कर सकता है। और इसीलिए मैंने शुरू में ही उस्मान गनी से कहा था कि मुझे अंग्रेजी की असल किताब दे दो, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर टाल दिया। और जब मैंने 2 मरतबा उनका तर्जुमा पढ़ लिया तब उन्होंने मुझे अंग्रेजी वाली किताब दी। 2 मरतबा इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि पहली मरतबा में मुझे किताबत के ताल्लुक से कई जगहों पर शर्म महसूस हुआ, तो मैंने मखसूस से तस्करा किया, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं निशानदही कर दूँ। इसलिए दूसरी मरतबा शर्म की दूसरी की नज़र से पूरी किताब मैंने पढ़ी। बहरहाल जब मुझे अंग्रेजी वाली किताब मिली तो तब से आज तकरीबन 2 महीने से ज़ायद हो गए हैं, मैं बिना मुबालगा 10 सफ़हात से ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो कुछ अंग्रेजी में था उर्दू तर्जुमे में सब वही मौजूद है। और मैं बिना मुबालगा कह सकता हूँ तो उस्मान गनी ने हक अदा कर दिया। बल्कि फाज अंग्रेजी जुमलों का मफ़हूम उर्दू में इतना बेहतरीन अदा किया है कि बेसाख्ता बात निकल जाती है। मिसाल के तौर पर ये जुमला इन्वर्टेड कॉमर्स में है, बेशक चर्च ने एहतजाज किया, लेकिन कब? जब राजपाल खुद उसका दामन चलाने लगे, जब फ्रांको के फ्लांजिस्ट एक
फ्लांजिस्ट राजाओं और ननों की इज्जत से खेलने लगे। जब वो पादरियों और राहबाओं को बेदरे मौत के घाट उतारने लगे, जब वो खानकाहों, गिरजों और दरगाहों को जलाने लगे, तब ने फ्रांकों का साथ छोड़ा। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ना तो मेरे माँ बाप वापस आ सकते थे और न वो बेगुनाह और मासूम लोग जो तारीख राहों में मारे और दार की खुश्क टहनी पर वारे गए, जो तारीख राहों में मारे और दार की खुश्क टहनी पर वारे गए। इस जुमले में मारे और वारे का बजा और बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। एक और जगह उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा बगैर कुर्बानी की आज़ादी नहीं मिलती। फराज़दार से कारवान सहर देखने की सआदत डायरेक्ट तो नसीब नहीं हुई। यहाँ भी फराज़दार और कारवान सहर का इस्तेमाल मैं समझता हूँ उस्मान गनी की इत्तरा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ओरिजिनल किताब में अंग्रेजी का कोई जुमला इसमें तर्जुमा नहीं कर सकता। बात जरा तवील हो रही है, इसलिए आखिर में एक जुमला नकल करके किताब के मशगूलात का तस्करा खत्म करता हूँ। हालांकि कई जगहें ऐसी हैं जिनका तस्करा दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, और वो जुमला ये है कि एक जगह महफिल निशात उत्तर के ज़ैल में उन्होंने लिखा है, शराब जाम से और शबाब जामे से बाहर चला गया। ये जाम और जामे के हकीकी मानी किताब की खास खूबी इसकी सलासत और रवानी है। कहीं भी भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरे तजुर्बे से 40-45 साल पहले बात कह चुके हैं कि किसी भी तहरीर में सकील अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर मुख्तसर बयान में अपनी बात कह पाना ही तहरीर की खूबी है, और मैंने किताब में ये खूबी बदल अतम महसूस की है। जबकि अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करने में बेरब्तगी से वही तर्जुमा महफूज रह सकता है जिसे उर्दू अदब और ख़ास तौर से मुहावरों और इस्तिलाहों का मुकम्मल फैसला मज़कूरा वाला उर्दू से मुज़य्यन और ज़ाहिरी इस्काम से पाक तर्जुमे के लिए उस्मान गनी साहब से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये काबिश कबूल आम हासिल करे। आमीन। आखिर में जुमला मुतज़्ज़ा के तौर से चंद निकात का तज़किरा करना चाहूँगा। इनके बारे में मैंने तवज्जो किया। मिसाल के तौर पर ओरिजिनल किताब में स्पेनी ज़बान का इस्तेमाल कुछ 5 जगहों पर किया गया है। हालांकि अंग्रेजी नावलों में अक्सर दीगर उन ज़बानों के अल्फाज और जुमलों जहाँ के वाक़े का तज़किरा चल रहा होता है का इस्तेमाल होता है, तो वही इशारों किनारों में मफ़हूम से बता दिया जाता है, और यहाँ पे वही हुआ है। ताहम इस बारे में मौजूद का इस्तेदलाल ये था कि अगर तर्जुमा लिखा जाता तो किताब की ज़ख़ामत बढ़ जाती। इसी तरह एक और नुक्ता जो वाकई लाजहल है वो ये कि अंग्रेजी किताब में किसी किरदार की सोच के जुमले, अंग्रेजी किताबों में किसी किरदार की सोच के जुमले को इटालियन फ़ॉन्ट में लिखा जाता है, जो कि उर्दू टाइपिंग में वाज़ेह नहीं हो पाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इल्मी महफिल से इस मसले के हल की
तारीख में जाएगी और इंशाअल्लाह अगले एडिशन में इसकी तलाफी कर दी जाएगी। दरअसल अगला एडिशन एक वाहिया लफ्ज़ से यानी किताब रोक हो जाए ताकि एक और एडिशन की जरूरत पड़ जाए। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ किताब को खातिर खा कबूल आम अता करे ताकि उस्मान गनी साहब की हौसला अफजाई हो और हमें मकबूल अंग्रेजी नावलों के तर्जुमे से मुस्तफीज कर सकें। अल्लाह मेरे थोड़े कदम और ज़्यादा मेरी इस तवील गुफ्तगू बर्दाश्त करने के लिए आप सभी अल्लाह का बहुत शुक्रिया। क्या उस्मान गनी इसका साथ का अदबी पसमंजर नहायत मजबूत है। उनका इल्मी और अदबी सफर एक वसी मुताले और अमली तजुर्बे का निचोड़ है। वो आदमी अदब के रुझानात, मुख्तलिफ ज़बानों के असालीब और अदब के बुनियादी उसूलों से बखूबी वाकिफ हैं। रेग अय्याम इस बात का सबूत है कि वो न सिर्फ ज़बान के फनी पहलुओं पर उबूर रखते हैं बल्कि असल मतन के फलसफियाना और जज्बाती पहलुओं को भी बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि उनका तर्जुमा तबलीगी गहराई के साथ साथ फनी खूबसूरती का मजहर भी मालूम होता है। तर्जुमे की अदबी और सकाफती अहमियत। उर्दू तराजीम की अहमियत महज अदब के फरोग तक महदूद नहीं बल्कि ये तहजीबों, ज़बानों और सकाफती कदरों को बाहम जोड़ने में भी एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। उस्मान गनी साहब ने सिडनी शेल्डन की मगरिबी सकाफत पर मबनी कहानी को उर्दू क़ारीन की समाजी सकाफती हसासियत के मुताबिक पेश करने में कामयाबी हासिल की है। उनका तर्जुमा न सिर्फ कहानी की असल रूप को बरकरार रखता है बल्कि इसमें मौजूद सकाफती, समाजी और नफ्सियाती पहलुओं को इस अंदाज से उर्दू में मुंतकिल करता है कि कारी उन अनासिर को अपनी जिंदगी से जोड़ सकता है। तर्जुमा मुकम्मल तौर पर तख्लीकी नजर आता है। इसकी बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती है। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि डेथ वाज इन द एयर एवरीवेयर। अब इसका तर्जुमा उस्मान गनी साहब ने किया कि हर तरफ मौत का रक्स जारी है, हर तरफ मौत का रक्स जारी था। एक जगह और है कि these animals have no souls to sell। तर्जुमा है ये दरिंदे किसी दुआ के मुस्तहिक नहीं। तबलीगी तर्जुमा करते वक्त मुतर्जिम कभी-कभी हकीकी मतन से आगे निकल जाता है तो उस्मान गनी साहब भला कैसे पीछे रहते। आपने हर मफहूम को मुकम्मल जुज़ियात के साथ बयान कर दिया। वो कि हकीकी मतन के साथ ज़्यादती है लेकिन हम इसे खूबसूरत इजाफा कह सकते हैं। मसलन हकीकी मतलब ये है जो सेंटेंस अभी मैंने कहा कि these animals have no souls। ये दरिंदे किसी दुआ के मुस्तहिक नहीं है। आपने उसमें इजाफा किया इनकी तो रूह तक गुनाहों में लटपट है। तर्जुमा करते वक्त तर्जुमे की राह में बहते हुए बहुत आगे तक निकल जाने के इम्कानात भी होते हैं। मसलन एक जगह अंग्रेजी में सेंटेंस है कि स्टैच्यूज स्वीपिंग असाइड। अब उस्मान गनी साहब तर्जुमे की राह में बहते हुए कहते हैं कि वलियों और पैगंबरों के मुजस्समे मलबे में तब्दील हो गए। ज़बान उस्लूब उस्मान गनी साहब का उस्लूब सादा मगर शगुफ्ता और फसीह है। उनके जुमले रवा, दिलकश और मानी खैर हैं जो कारी को बांधे रखते हैं। आपने उर्दू ज़बान की मिठास, रवानी और गहराई व गहराई को खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। आपका उस्लूब न सिर्फ दास्तानी हुस्न पैदा करता है बल्कि किरदारों के जज्बात और कहानी के माहौल को मौसर अंदाज में उजागर करता है। उस्मान गनी साहब ने ज़बान के चुनाव में खास महारत दिखाई है। उनका तर्जुमा जज्बाती मनाजिर की अक्कासी और मकालमों के जरिए क़ारीन के ज़हन में किरदारों की जिंदा तस्वीरें बना देता है। रेग अय्याम में मुतर्जिम ने तर्जुमा करते वक्त अपने शायराना मिजाज का भरपूर इस्तेमाल किया। एक मखसूस तहरीक और मखसूस हल्का अहबाब की सोबत का असर ही तर्जुमे पर नजर आता है। फैज़ के मखसूस तहरीक और मखसूस अफराद या मखसूस हल्का अहबाब की सोबत का असर ही है कि तर्जुमे में फैज़ और फराज नजर आते हैं, कहीं मजनू नजर आते हैं। मिसालें पेश की जा सकती हैं लेकिन बेहतर होगा कि आप हज़रात किताब खरीद कर पढ़ें। रेग अय्याम में मगरिबी तहजीबी रवैयों
और रिवायात की झलकियां मौजूद हैं। उस्मान गनी इसका साहब ने उन अनासिर को उर्दू क़ारीन के लिए काबिल फहम बनाने के साथ साथ उर्दू सकाफत के तनाजुर में पेश करने की कामयाब कोशिश की है। मगरिबी इस्तिलाहात और मकामी रिवायात के फर्क को मद्देनजर रखते हुए आपने ऐसे अंदाज में तर्जुमा किया कि रेग अय्याम मगरिबी और मशरिकी सकाफत के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देता है, जो तर्जुमा निगारी की दुनिया में एक काबिल सताइश कारनामा है। तर्जुमे की बारीकियां और चैलेंजेस। तर्जुमा निगारी में कई चैलेंजेस सामने आते हैं, जैसे अस्ल मत्न के उसलूब को बरकरार रखना, ज़बान की पेचीदगी को वाज़ेह करना और सकाफती फर्क को खत्म करते हुए कहानी को कारी के लिए काबिल कबूल बनाना। उस्मान गनी साहब ने इन चैलेंजेस को बड़ी महारत से निभाया है। इसके बावजूद तो एक मामूली लफ्ज़िश नजर आती है और ये फितरी अमर है। मसलन कहीं लिखा हुआ है कि suddenly bursting into being appeared 6 oxen and 6 enormous bulls, each weighing 1500 pounds। तर्जुमा है कि अचानक सड़क के आखिरी सिरे पर 6 जानवर नमूदार हुए, 3 बैल और 3 सांड। सभी ऊंचे, भारी भरकम और कुव्वत व ताकत के पहाड़ थे। हर एक का वजन 1500 पाउंड से ज्यादा था। जज्बात और मंजरकशी। रेग अय्याम में जज्बाती शिद्दत और मंजरकशी की बड़ी अहमियत है। रेग अय्याम में जज्बाती शिद्दत और मंजरकशी को बड़ी अहमियत हासिल है। नावल के किरदारों की जज्बाती पेचीदगी और नफ्सियाती कशमकश को उर्दू में मुंतकिल करना एक मुश्किल काम था, लेकिन उस्मान गनी साहब ने इस मुश्किल काम को बड़ी खूबसूरती से आसान कर दिया। खास तौर पर नावल के क्लाइमेक्स में उन्होंने जज्बात की शिद्दत और जज्बाती मनाजिर को इतनी महारत से पेश किया है कि कारी खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। उनकी मंजरकशी और किरदार निगारी की बारीकी कारी के ज़हन पर गहरा नक्श छोड़ती है। तर्जुमे के दौरान बाद मगरिबी इस्तिलाहात, तारीखी हवालों और मकामी पस मंजर को वज़ाहत के साथ पेश करना जरूरी होता है ताकि कारी के लिए कहानी की मुकम्मल तफहीम मुमकिन हो। उस्मान गनी साहब ने ये काम उम्दगी से किया है, कहीं कहीं तो इतनी उम्दगी से किया है कि बैनुल सुदूर मरहूम को भी अस्ल मत्न से मरबूत कर दिया है। उर्दू अदब में रेग अय्याम की हैसियत। रेग अय्याम महज एक तर्जुमा नहीं, बल्कि उर्दू अदब की ज़मीन में एक अहम इजाफा है, जो आलमी अदब और उर्दू ज़बान के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करता है। तर्जुमे के जरिए आलमी अदब को मकामी ज़बान में पेश करना हमेशा से उर्दू अदब की एक मजबूत रिवायत रही है। रेग अय्याम इस रिवायत की एक जदीद शक्ल है, जो इस बात का सबूत है कि उर्दू ज़बान आज भी आलमी अदब के पेचीदा मौज़ूआत और वसी तनाजुर को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। उर्दू अदब में रेग अय्याम की हैसियत को इस लिहाज से भी अहम करार दिया जा सकता है कि यह तर्जुमा एक नए अहद के क़ारीन को आलमी अदब की खूबसूरती और वसअत से रुशनास कराता है। ये नावल उर्दू अदब के उस रुझान की नुमाइंदगी करता है जिसके तहत ज़बान की तरक्की, तहजीबी हम आहंगी और फिक्री वसअत को आलमी सतह पर मनवाने की कोशिश की जा रही है। एक तजवीज़ कि रेग अय्याम न सिर्फ एक बेहतरीन तर्जुमा है, बल्कि उर्दू ज़बान व अदब में एक तारीखी इजाफा है। इस तर्जुमे में आलमी अदब के एक अहम शाहकार को उर्दू में मुंतकिल करने की जिस बारीकी और महारत का मुजाहरा किया गया, वो इस तर्जुमे को साहित्य अकेडमी दिल्ली के तर्जुमा अवार्ड के लिए नामजद किए जाने का अहल बनाता है। उस्मान गनी साहब की ये काविश न सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी है, बल्कि उर्दू अदब के दायरे कार को भी वसी करती है। उनकी मेहनत और बसीरत ने उर्दू क़ारीन को आलमी अदब के अहम जुज़ू से मुतारिफ कराया, जिसका असर उर्दू अदब के इर्तिका पर तवील अरसे तक महसूस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में जुमले मुतलका एक मरतबा किसी महफिल में हमारे सदर महफिल डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं अंग्रेजी नावल को अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, उर्दू तर्जुमे में मुझे मजा नहीं आता, लेकिन शायद रेग अय्याम पढ़ने के बाद हमें अपना जुमला वापस लेना पड़े। मैं ऐसा ही नोट कर रहा था कि काफी मुखर्री जो है वो अपने
लिख कर पढ़ रहे थे, और उसके बाद साहब ने भी कहा था कि उम्र का तकाजा चीजें भूल ना जाए, मुझे अभी भूल रहा है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए, तो आई कैन यूज दिस कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए ताकि चीजें भूल ना जाऊं देते हुए। जनाब सदर साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमान किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, और हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब उस्मान गनी कसर, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर स्टेज पर बिठाकर जो इज्जत दी, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको लंबी उम्र दे, और आप जिस जज्बे के तहत आपने जो काम की शुरुआत की है, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। सिडनी शेल्डन की जो बुक है साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम, ये बुक है वो 1988 में लिखी थी, और इस बुक पर शायद टीवी मिनी सीरीज एक बन चुकी है 1992-93 में अमेरिका में, उसके ऊपर बुक बन चुकी है। मेरी दिक्कत ये है कि मैंने कई किताबें पढ़ी सिडनी शेल्डन की, और ये किताब मैंने पढ़ा, तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस किताब के बारे में, और मैंने उसका तर्जुमा ही पढ़ा, लेकिन जब यहाँ आना था तो कुछ चीजें मैंने इस पर रिसर्च की, तो ये मालूम पड़ा कि किताब जो है ऑल अबाउट a convent and how 4 months they were forced to leave, and they were violence, threat, and to manipulate each other. अब ये चीजें जो है जिस तरीके से उसमें डिस्क्राइब की गई होंगी, क्योंकि सिडनी शेल्डन जो है दुनिया के 10 ऐसे राइटर्स में, फिक्शन राइटर्स में से जिन्हें ऑल टाइम फेवरेट कहा जाता है। सिडनी शेल्डन पूरी दुनिया के ऑल टाइम टॉप 10 फेवरेट फिक्शन राइटर्स में से एक। इनकी जो किताबें हैं 51 लैंग्वेज में प्रिंट हो चुकी हैं, और उन किताबों की 300 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। 300 मिलियन शायद 30 करोड़ था, 30 करोड़। तो ये वो मुसन्निफ हैं जिनकी किताबें शायद हुई हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 17-18 साल की उम्र में, मतलब बहुत मायूस हो गए थे वो, शायद उन्होंने खुशी का भी प्लान किया था सिडनी शेल्डन। उसके बाद वो ड्रामे लिखने लगे, बेसिकली वो सब प्ले है, वो ड्रामे लिखने लगे, और 55 या 56 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा था द नेकेड फेस, 1969 में शायद, द नेकेड फेस। और उसके बाद उन्होंने टोटल 18 नॉवेल लिखे, द साइड ऑफ मी मिला करके ऐसे 17 नॉवेल लिखे, द साइड ऑफ मी एक्सपीरियंसेस को करते। तो मैं आज मेरी मुलाकात हुई उस्मान गनी सर से यहीं पर, जहाँ तारिक सर बैठे इस कुर्सी पर मुझे बैठने का शर्फ हासिल हुआ थी। तो सर से मैंने कुछ चीजें मालूम की कि सर 17 नॉवेल और भी हैं, जैसे द एज ऑफ एंजल्स है, द स्काई इज फॉलिंग, अनजोफर डार्क। तो आपने इसी को क्यों मुंतखब किया? तो 17 नॉवेल जो है उनमें से सर ने बताया कि 15 नॉवेल जो है वो विजुअल ओरिएंटेड है, उसमें ड्रामा है, थ्रिल है, एक्शन है, सस्पेंस है, क्यूरियोसिटी है, रोमांस थोड़ा सा है, और 2 नॉवेल जो हीरो ओरिएंटेड है, उनमें से एक है साइंस ऑफ टाइम। तो सर ने कहा कि ये इसलिए मुंतखब किया गया है, और ये नॉवेल जो है ये इट इज बेस्ड ऑन आई कैन से सिविल वॉर 1939 से लेकर 1975 का जो अरसा है, 1939 से 1975 का स्पेन की कहानी। स्पेन में जनरल फ्रैंको जो है, मिलिट्री का जनरल फ्रैंको है, डिक्टेटरशिप में नेशनल रिपब्लिकन पार्टी का तख्ता पलट गया था। उसके बाद उनकी हुकूमत आ गई 1939 से लेके 1975 तक, 75 में गई। उसके बाद मामला पलट ही हुए, वहां के जुल्म और ज्यादती की और फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी है बेसिकली, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के लिए जिद्दोजहद की। ये उसकी असली कहानी, फ्रीडम मूवमेंट के लिए सब सही है। सिडनी शेल्डन ने 1988 में इसके ऊपर जो बुक लिखी, इसके ऊपर मैंने आपसे कहा इसके ऊपर टीवी सीरीज भी बनी 1992-93 के अंदर, और ये किताब जो है सर करीब ये किताब जो ना 20 मिलियन से ये किताब 20 मिलियन ये किताब से हुई थी उस वक्त जमाने में। इसका भी करीब 45 से 50 जबानों में इसका तर्जुमा हुआ था। अब सर मैं आ रहा हूँ दूसरी बात, अभी करीब 2 हफ्ता पहले, 10 दिन या 15 दिन पहले वो हम लोगों का एक सोशल मीडिया ग्रुप है हमारे वहाँ पर की, उसमें पहली बार आया कि रे एलियाम के नाम से सर ने एक तर्जुमा किया है द साइंस ऑफ टाइम्स का। तो सर मैं सिडनी शेल्डन का तर्जुमा माना गया कौन?
ये मेरे तासुरात थे जो मैंने बताया, मतलब आई कैन नेवर इमेजिन ये सिडनी शेल्डन का तर्जुमा माना और कोई करेगा, बिल्कुल अनबिलीवेबल बात है कि वो सिडनी शेल्डन के काफी नॉलेज मैंने पढ़े। सिडनी शेल्डन जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स इन द वर्ल्ड, बट इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट ऑथर्स इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे सिडनी शेल्डन की खास बात ये है कि अगर आपने इब्न सफी को पढ़ा होगा, और मेरे खास इसमें तकरीबन सभी लोगों ने इब्न सफी को पढ़ा होगा, इब्न सफी एक साथ 3 दौर चलता है कहानी में। कैप्टन हमीद और फरीदी का चल रहा है, एक सिंघी का चल रहा है, कुछ और चल रहा है, और वो तीनों बार बार पॉजिटिव आते रहते हैं। सिडनी शेल्डन के नॉवेल में 4 एक साथ अधवार चलते हैं, 4। तो जब आप पढ़ते हैं उनकी कहानियां, उनकी किताबें, तो आप पहला पढ़े, दूसरा गए, तीसरा गए, जब आप चौथा शुरू किए उसी कैरेक्टर का तो आपको पहले आना पड़ता है कि यहाँ कहाँ खत्म हुआ, फिर आगे बढ़े। और उनके नॉवल में क्यूरियोसिटी की कदर होती है, आप समझ लीजिए कि कुछ नॉवल ऐसे हैं आगे को लगता है जो तसलसल से, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज टेलर स्टोरीज इन द वर्ल्ड। जिस तसलसल उन्होंने लिखा है हम यकीन नहीं कर सकते कोई इंसान से लिख सकता है। वो उन्होंने नाम कमाया ऐसे प्ले राइट, ड्रामा निगार के तौर पे, और जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि 55-56 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा, उसके बाद 17-18 नॉवेल लिखे बहुत करीब मुद्दत में। 1907 में पैदा हुए और 2007 में 30 जनवरी को उनकी डेथ हुई। तो आखिरी में कुछ 20 साल में 69 से 89 30 साल में उन्होंने 18 नॉवेल लिखे। इस बीच में वो मूवीज के लिए लिख रहे थे, उनको अकेडमी अवार्ड भी मिला, कई अवार्ड्स मिला। अभी तक हमारे पास ऐसा था कि मैं जो बचपन से कक्षा 6 से मैं इब्न सफी की किताबें पढ़ना शुरू किया, और 11वीं 12वीं जमात में आते हुए एक और ऑथर साहब की किताब आती है नूरुद्दीन नवाज साहब की देवता, उसकी भी काफी सीरीज चली है 32-35, 2-3 उससे भी ज्यादा 2-3 थोड़ा सा कहें 50, 2-3-4 तक मैं पढ़ा। उसके अलावा जब आप उर्दू में आप फिक्शन में जब जाएंगे, जासूसी कहानी जिसे हम कहते हैं, थ्रिलर, एक्शन, आपको दूर दूर तक कोई और बड़ा अवसर नजर नहीं आता। लेकिन अब उस्मान गनी सर ने जो तर्जुमा किया है उसकी बदौलत सिडनी शेल्डन जैसे बहुत ही बड़े राइटर का मवाद उर्दू में आ चुका है, और मैं आपसे कहता हूं कि यकीनन इससे उर्दू वालों को फायदा होगा। अभी तक हमने पढ़ा है इब्न सफी साहब को, कई बार पढ़ा है, नूरुद्दीन नवाब साहब को पढ़ा है, लेकिन ये जो अलग सोच में जो नॉवेल लिखा है सिडनी शेल्डन ने वेस्टर्न कल्चर में, जब आप उसको पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि उनकी सोच क्या होती है और वो किस तरीके से पढ़ते थे, लिखते थे, और जो डिटेलिंग किया उन्होंने, अंग्रेजी जो एक्चुअली में डिटेलिंग होती है उर्दू में नहीं होती, जो डिटेलिंग अंग्रेजी में होती है उर्दू में नहीं होती है। जब आप सिडनी शेल्डन के इस नॉवेल का उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल यूं लगेगा कि आप एक नई दुनिया में पहुंच गए, एक नई दुनिया की सैर कर रहे हैं। और उस्मान गनी साहब के बारे में एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे आसिफ सुमानी साहब आसिफ भाई में है, आसिफ साहब ने कहा था कि उस्मान गनी साहब ने इससे पहले भी चंद किताबों को तर्जुमे किए थे। उस्मान गनी साहब ने 1980 से लेकर 85-86 तक 3 अंग्रेजी किताबों के 3 इंग्लिश राइटर्स की किताबों के तर्जुमे किए। उनमें से एक स्कॉटिश राइटर थे एलिस्टर मैकलिन, एलिस्टर मैकलिन की एक किताब थी 1968 आइस स्टेशन उसका सर ने तर्जुमा किया, द एरेब्स उसका तर्जुमा किया, द 7 मिनट्स उसका तर्जुमा किया, सब अलग-अलग ऑथर्स हैं। ये तर्जुमा सर ने 1980 से लेकर 1985-86 के बीच में किया। सर की पैदाइश है 1/6/1950 में। 80 में इसलिए बोल रहा हूँ 1980 कि उस वक्त सर की उम्र थी 30 साल। उस वक्त गूगल ट्रांसलेट नहीं, गूगल ट्रांसलेटर नहीं। आज भी 30 साल वाले को किसी इंग्लिश लिटरेचर से एमए किए हुए लड़के को कहेंगे कि आप 5 से 6 साल में वही 3 नॉवेल का तर्जुमा करके बताओ यूजिंग द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर, वो नहीं करता। तो सर ने 30-32 साल की उम्र में जो तर्जुमे किए 3 किताबों के, और तीनों किताबें सही थी। उस जमाने में आपको डिक्शनरी से एकदम चलाना पड़ता था, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बाइंडिंग वाली डिक्शनरी। गूगल तो था ही नहीं, गूगल तो 2000
1 2 3 4 भाई सब कुछ। तो आज हम लोगों का ऐसा होता है, कोई ना कोई बेचता है, ग्रुप में कोई हमारे साथी है, उनका नाम मैं ले लेता हूँ, भाई अपने साथ। अब हम खुद भी लिखते कभी इंग्लिश में लिखे तो बोलते इसका उर्दू तर्जुमा भेजो, तो मैं क्या उठाता हूँ गूगल क्लास से कॉपी पेस्ट, तो अल्फाज का हो जाता है, लेकिन उसमें हमको क्या दिक्कत है हमको पता है। अब यहाँ तो उस्मान गनी सर ने जो तर्जुमा किया, अब ये तर्जुमा इम्तियाज रफीक सर ने थ्रू AI he has said it on international platform। तो अब जब ये किताब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी, उसका इजरा अभी हुआ है, सर ने उसको पहले पहुंचा दिया, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज चली गई। तो अब इस पर जो है हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई तनकीद भी कर सकता है, लेकिन उससे हमें मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कुछ तनकीदें होती हैं तो हमें उसको पॉजिटिव वे में लेकर के पॉजिटिव वे में लेकर के हमको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि उस्मान गनी सर साहब में आज आप लोगों ने क्लास सुना होगा असगर अली जिंगर साहब, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश राइटर। असगर अली जिंगर साहब जो है उनका मैगजीन निकलता था द सेक्युलर पर्सपेक्टिव, नहीं सर, सेक्युलर पर्सपेक्टिव, वो जो मैगजीन है वो मालेगांव में, मतलब उनके किसी जानने वाले थ्रू मैगजीन मालेगांव आता था, उसका तर्जुमा इस्लाम ने उसका साथ करते थे, वो वापस उनको ले जाता था और उसके पैम्फलेट उर्दू में शाया होते थे। तो ये चीज मुझे पता नहीं थी, क्या मालूम पड़ी कि असगर अली जिंगर साहब बहुत बड़ा नाम है, उनके लिए भी उस्मान गनी साहब ने तर्जुमे किए। तो ऐसे लोग मालेगांव में ऐसे मतलब छुपे हुए हीरे जवाहरात जो खामोश तबीयत के, खामोश मिजाज, और जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें दी, जब ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं तो उर्दू में लफ्ज है कि अंकुश तो बदला रहता, क्या बदंदा रह जाता, ऐसा कैसे करिए। ये मेरा रिएक्शन था जब फर्स्ट टाइम आई सॉ एडवर्टाइजमेंट अबाउट दिस बुक, इसका ट्रांसलेशन हमारे सर ने किया है और उम्मीद है कि ट्रांसलेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ होगा। और एक दो बातें मेरी और रह गई, मैं देख कर बोल रहा हूँ कि उस्मान गनी इसका साथ है, प्राइमरी से पढ़े और प्राइमरी टीचर रहे मालेगांव में, उर्दू के पहले एमए सिराजुल्लाह साहब ने हिस्ट्री, सिराजुल्लाह साहब ने कहा, सिराजुल्लाह साहब और उस्मान गनी इसका सर, हम दोनों को कनेक्ट हुआ मेरे से 1994 में वो विक्टोरिया स्कूल में अक्सर कुरान हुआ करते थे, वो बच्चे 10वीं और 12वीं में टॉप कर रहे थे। 1994 में शायद 9वीं क्लास में था, तो वहाँ पर निजामा जो अनाउंसिंग उस्मान गनी इसका सर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे शहर के जो तमाम जो बहुत ज़्यादा 90, 89, 88, 90% आए बच्चे थे, उनकी इस्तेमाल में प्रोग्राम था। सर ने कहा था कि दे आर क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी, वो वर्ल्ड में पहली बार हुआ था। तो ये चीज़ है 1994 में मालेगांव में जो ड्रामा तंजीमें जिसमें सलाह के बाद सब बहुत आगे और बहुत ही सीनियर है, उन्होंने एक हफ्ते का वर्कशॉप किया जिसमें मुंबई से सभी हुसैन चौधरी इकबाल साहब आए थे, श्वेता वाले को होता था, जहाँ पे आप लोगों ने हफ्ते का रखा दिन भर का लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए। सर उसको मैं सबसे थोड़ा हल्का मैं था उसको, आपको मतलब सेट नहीं कर रखते, मैंने बाद में सबसे सेट कर लूँगा, कुछ करके दिखाऊँ, मैंने कुछ करके दिखाया सर, मैंने चलो ठीक है एक हफ्ता सर वो चला, तो उस तरीके से मैं गाइड में वो तो आप तमाम लोगों का साथ और आप लोगों से कनेक्शन बनाना जो है ये हम लोगों की, हमारे लिए जो हमारे लिए एक इज्जत शर्फ का मकाम होता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं हम उनके साथ अपनी निस्बत जोड़ लेते हैं, उनके साथ चलते हैं। उस्मान गनी इसका साहब एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ी लिखी शख्सियत है, हम लोगों को पहले मालूम नहीं था, धीरे धीरे उनके बड़े साथ तारिक असलम सर, उनके साथ हम रहते हैं, चीज़ें मालूम पड़ती रहती हैं। उस्मान गनी इसका सर के 2 बेटे और एक बेटी, मैं ये सर एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ। तारिक असलम सर जो एक अच्छे बेहतरीन शायद कोई वो शोहरा का वो हमारे ग्रुप में डालते हैं, उनकी मालूमात डालते हैं, उनका शेयर डालते हैं, क्या नाम रहता है पीछे लिख देते हैं इंतखाब तारिक असलम, यानी ये उनका मुंतखब किया हुआ है।
सर जो खुद टीचर हैं, इनके छोटे भाई हैं वो भी टीचर हैं, और उस्मान गले साहब की एक बेटी है साहब वो भी टीचर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है। और ऐसे जो है हमारे ये मिसाल है, दैट इज एन आइडियल फैमिली एंड दे आर आवर रोल मॉडल्स। सर मैं जो किताब लिखी मैं एक्चुअली में पढ़ा नहीं बोल पा रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन जो मोटी मोटी बातें थी ये बुक किस बारे में है, कब लिखी गई, जो फ्रैंको के जुल्म के ऊपर किताब लिखा है 1939 से 1975 के ऊपर। सिडनी शेल्डन जो है दुनिया के 10 ऐसे बड़े लोगों में से हैं जिन्हें आप आज भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो कहानी आज की ही चल रही है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू 1945 तक चली, उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस ने सिडनी शेल्डन को भर्ती किया था एज अ पायलट फॉर देयर फोर्स विंग, बट वो शरीक नहीं हो सकते, उनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गया था तो वो डिस्चार्ज हो गया सर, शायद ये बात है। तो एक ऐसे मुसन्निफ के बारे में मैंने ट्रांसलेट किया है कि जो खुद लोगों का बहुत पसंदीदा मुसन्निफ है, हिंदी शायद है वो, इनको गया था हिंदी कुछ किताबें कभी कभी हम पढ़ते हैं सर, मुसन्निफ कितनी किताबें पढ़ी और सर वो से जाते रहता हूँ उनको किताब लिखते हम तो कितने गए उसने कहा कि समझना कैसे होते रहे, बोले हाँ तो ले ले आगे बढ़े तो ऐसे किताबें पढ़ी है। लेकिन इंशाल्लाह सर एक ख्वाहिश ये है कि सर आपने कुछ सिलसिला शुरू किया है, ये सर आपने नवंबर 2021 से नवंबर 2023 के बीच में सर 2 साल में बिना डिक्शनरी और बिना गूगल ट्रांसलेट के सर ने किताब तैयार है। तो सर की इंग्लिश क्या है समझ लीजिए, तो सर की अंग्रेजी है और सर ने इतने ऑथर्स के नाम लिखा है उसके अंदर अपने पेज में कि उन ऑथर्स को हम जानते भी नहीं, सर ने इतनी किताबें पढ़ी। तो सर एक दरखास्त ये है कि मैंने 2 बार कहा कि सिडनी शेल्डन ने 55 साल की उम्र में एक बुक लिखना शुरू किया और सर जो फिलहाल मेरे ख्याल से 72 साल की 73 साल की, और सर आपने पहला तर्जुमा अभी हो किया है। सर तर्जुमा का सिलसिला जारी रखिए, पूरा मवाद अंदर आ जाएगा